स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। दोस्तों, पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया में हायर एजुकेशन के सेक्टर में हमने काफी ग्रोथ देखी है। ना केवल नेशनल या स्टेट लेवल पर नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज वो इंक्रीज हुई हैं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन को लेकर सीरियस हो गए। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं मैनेजमेंट और टेक्निकल डोमेन में। लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई ग्लोबल रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज रिलीज की जाती है, वहां पर टॉप 200 या टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में बहुत कम इंडियन यूनिवर्सिटीज दिखाई देती है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यह बताया जाता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं की जाती। हमारे यहां जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्हें फर्दर रिसर्च के लिए इंडिया के बाहर मूव करना पड़ता है, और ये ब्रेन ड्रेन की वजह से हम बेस्ट ऑफ टैलेंट्स को लूज कर देते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में रिसर्च पर ज्यादा फोकस की जाती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और ग्लोबल रैंकिंग्स में एक यूनिवर्सिटी ने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट शायद अब ये बदलने वाला है। दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, और आने वाले समय में आपको बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज हो सकता है टॉप 200 में देखने को मिले, और ये होने वाला है गवर्नमेंट के एक नए इनिशिएटिव के थ्रू, जिसको कहा जा रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। जी हां, लोकसभा में यह बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी, और अगले 3 साल के लिए 6000 करोड़ रुपए एलोकेट भी किए जा चुके हैं इस स्कीम के लिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बेसिकली है क्या? ग्लोबल रिसर्च पेपर्स और रिसर्च जर्नल जो पब्लिश किए जाते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड प्रेस, ऐसी प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन हाउसेस के द्वारा, उनको परचेज किया जाएगा, उन्हें सब्सक्राइब किया जाएगा, और उसके बाद उसका एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के नाम से। यहां पर जितने भी रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, वो इंडिया में जितनी नेशनल या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज है, उन सब के लिए एक्सेसिबल होंगे। इनफैक्ट ना केवल उनके लिए, बल्कि आपकी टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में जो छोटे कॉलेजेस हैं, उनके लिए भी इसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जाएगी। तो ग्रेजुअली फेज्ड मैनर में ये एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज की जाएगी, और ड्रीम तो ये है कि भारत में हायर एजुकेशन परस्यू करने वाले हर स्टूडेंट के लिए ये डिजिटल पब्लिक डेटाबेस ओपन होगा। क्या कुछ होने वाला है, कैसे इसे फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा, आइए समझते हैं। और हमारे यहां हायर एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग इंप्रूव होगी, सारी बातें समझते हैं। तो यहां पर दिस ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम एम्स टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी ऑफरिंग इंस्टीट्यूशनल एक्सेस टू ग्लोबल रिसर्च पब्लिकेशंस एंड जर्नल्स। हमारे यहां जो नेशनल या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रिसोर्सेज को पूल किया जाएगा, और उनके थ्रू जो ग्लोबल लेवल पर रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं, जिनको एक्सेस करने के लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट उसको सब्सक्राइब करेगी, उस सब्सक्रिप्शन को परचेज करेगी, और उसके बाद वो पूरा का पूरा रिसर्च पेपर या रिसर्च जर्नल यहां पर अवेलेबल हो जाएगा इस डिजिटल लाइब्रेरी में। और इंडिया के सभी स्टूडेंट्स या फिर रिसर्च स्कॉलर्स जो रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, उन सब के लिए ये एक्सेसिबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर इंडियन हायर एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के पर्पस से ये डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जा रही है। अब इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, विजन क्या है इसके पीछे? तो सबसे पहले डेमोक्रेटाइज एक्सेस, जिसके बारे में मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि इंडिया में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और रिसर्च कैरी आउट करना चाहते हैं, रिसर्च करने के लिए आपके पास ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए, और वहां पर ये जर्नल्स, ये रिसर्च पेपर्स आपके काम आते हैं। तो इंडिया में छोटे से छोटे शहर में रहने वाला एक स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहता है, रिसर्च स्कॉलर्स जो रिसर्च करना चाहते हैं, प्रोफेसर्स जो बच्चों को और बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, उन सब के लिए यहां पर ये जर्नल्स, ये रिसर्च पेपर्स अवेलेबल होंगे। So it is going to provide equal opportunities for students, researchers across India. इसके साथ साथ इंडिया में रिसर्च आउटपुट बूस्ट होगा,
ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर्स इंडिया में भी पब्लिश किए जाएंगे जो इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ इट इज गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। अभी अगर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को किसी रिसर्च पेपर को एक्सेस करना है, किसी जर्नल को एक्सेस करना है, तो उसको इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो उसमें उसके काफी ज्यादा रिसोर्सेज, पैसा वो खर्च हो जाता है। बट यहां पर एक मिनिमल कॉस्ट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा यूनिवर्सिटीज और रिसर्च स्कॉलर्स को। सो लेवरेज कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर टू नेगोशिएट बेटर सब्सक्रिप्शन रेट। इसके साथ साथ यहां पर जो सब्सक्रिप्शन रेट्स होंगे वो भी ज्यादा बेटर हो पाएंगे, तो ज्यादा अफोर्डेबल बना देगा इन रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स को एक्सेस करना। इसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पुश देगा हायर एजुकेशन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि यहां पर एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जाएगी, तो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी प्रमोट करेगा। सो बिल्ड अ रोबस्ट digital ecosystem for academic resources aligning with India's broader digital transformation goals। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटाइजेशन पर फोकस कर रही है, तो हायर एजुकेशन में भी वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने में इट इज गोइंग टू हेल्प। अब यहां पर क्या क्या चीजें मिलने वाली है, व्हाट इज गोइंग टू बी ऑफर्ड थ्रू दिस डिजिटल लाइब्रेरी। सो ONOS will provide access to wide range of academic resources including e-journals, e-books and databases across various disciplines। तो ह्यूमैनिटीज से लेकर मैनेजमेंट और टेक्निकल एजुकेशन, सभी डोमेन्स, सभी फील्ड्स में जो ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, वो सब अवेलेबल होंगे। द स्कीम एम्स टू इंक्लूड पब्लिकेशंस फ्रॉम मेजर ग्लोबल पब्लिशर्स, और मेजर ग्लोबल पब्लिशर्स जैसे मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में, ऑक्सफोर्ड प्रेस, ये प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन हाउसेज है, तो उनके पब्लिश्ड पेपर्स और जर्नल्स यहां पर आपके लिए अवेलेबल होंगे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग डोमेन में। सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, ऑल रिसोर्सेज विल बी एक्सेसिबल थ्रू अ सिंगल यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म मैनेज्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो यहां पर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट होगा, इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो दी गई है उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इस ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करना, इसका मेंटेनेंस, एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो और ये रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स इन्हें आप एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वो सब इसी की जिम्मेदारी होने वाली है। तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी होगा और उसके साथ साथ उसको मैनेज करने के लिए अलग से एक एजेंसी बनाई गई है। अब यहां पर ये जो स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ये फेज्ड मैनर्स में, सबसे पहले फेज में जो अगले 3 साल तक चलाया जा रहा है, तो सबसे पहले फेज में क्या किया जाएगा, यहां पर ऑल 6300 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर और इंडिया में स्टेट लेवल पर, तो नेशनल और स्टेट लेवल दोनों को मिलाकर इंडिया में लगभग 6300 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। इन सबको एक्सेस दिया जाएगा इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का। दिस फेज एम्स टू एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस फॉर लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन। तो थ्रू आउट द कंट्री, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, सबके लिए इसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या और नीड्स हैं, क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी आप उसे नेशन वाइड स्प्रेड कर सकते हो। तो पहला फेज जो चलाया जा रहा है वहां पर केवल नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, केवल उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल रहेगा। उससे हम ये सीखेंगे, हम ये समझेंगे कि कैसे हम नेशनल लेवल पर इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद सेकंड फेज में वही करने की तैयारी है। फेज 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो फेज 2 में इंडिया में जितने हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनको भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा, तो उनके लिए भी इसे एक्सेसिबल बना दिया जाएगा। द स्कीम विल एक्सपैंड टू इंक्लूड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ब्रॉडनिंग इट्स रीच एंड इंपैक्ट अक्रॉस द इंटायर हायर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज है,
नेशनल और स्टेट लेवल पर, उनके लिए इसे एक्सेसिबल बनाया जाएगा। सेकेंड फेज में इंडिया में हायर एजुकेशन में जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है उनके लिए भी इसे एक्सेसिबल बना दिया जाएगा। एंड फाइनली फेज 3 आते आते इसका नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। हिंदुस्तान में जितनी हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज है, जितने कॉलेजेस हैं थ्रू आउट द कंट्री, सबके लिए इसे एक्सेसिबल बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन के अलावा भी हमारे यहां जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उन तक इसका एक्सेस इंश्योर किया जाएगा, जिससे किसी भी लेवल पर कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टीचर हो, प्रोफेसर हो, उन तक भी इसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। सो इन इट्स फाइनल फेज ONOS aims to provide access to academic resources for the entire country, potentially including public libraries and other institutions beyond higher education sector। तो गवर्नमेंट का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ना केवल इसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक रिस्ट्रिक्टेड रखना है, बल्कि इंडिया में जितने टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए भी इसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का एक एम है। और इसीलिए फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 साल तक इस स्कीम को लागू करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 6000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ बजट ऑफ 6000 करोड़ फॉर द इनिशियल 3-year पीरियड ऑफ ONOS इंप्लीमेंटेशन। तो अगले 3 साल तक यह स्कीम लागू की जाएगी। पहले जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए, उन तक इसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जाएगी, और उसके बाद प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको भी इसके डोमेन में लाया जाएगा। इसके साथ साथ 30 से ज्यादा, अभी तक फिलहाल मोर देन 30 पब्लिशिंग हाउसेज, जो ग्लोबल पब्लिशिंग हाउसेज हैं, जिसमें एल्सेवियर, साइंस डायरेक्ट, टेलर एंड फ्रांसिस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ये तीनों इसमें शामिल हैं। और ये तीनों ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़े और सबसे ज्यादा रेप्यूटेड जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं उनमें से सिलेक्टिव ये पब्लिकेशन हाउसेज हैं। तो पहले 30 से ज्यादा पब्लिकेशंस, पब्लिशिंग हाउसेज, उनके साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट कर लिया, जिसमें ये 3 भी शामिल है। धीरे धीरे करके और प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस जो है, पब्लिशिंग हाउस जो है, उनके साथ भी गवर्नमेंट एग्रीमेंट करने वाली है। और वहां पर भी जो रिसर्च पेपर्स, रिसर्च जर्नल्स अवेलेबल है, उनकी भी एक्सेसिबिलिटी आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो धीरे धीरे करके फेज मैनर में इसको ग्रो किया जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस? क्यों भारत सरकार इसके लिए एक बिल लेकर आई है, एक कानून बनाने की कानून बनाना चाह रही है? इसके साथ साथ 6000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। ऐसा क्या होने वाला? हाउ इज इट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? उसमें इसका क्या क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहले इक्विटेबल एक्सेस, जो अभी हम बात कर रहे थे, चाहे आप मेट्रो सिटीज में रहते हो, चाहे आप टियर 2 या टियर 3 सिटीज में रहते हो, चाहे आप नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चाहे आप वहां पर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप अपने ही शहर में किसी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन या रिसर्च परस्यू कर रहे हो, सबके लिए यह प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल होगा। एक मिनिमल फीस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये रिसोर्सेज एक्सेसिबल कराई जाएंगी, जो आपको हेल्प करेंगी एक बेटर हायर एजुकेशन प्राप्त करने में। और इसके साथ साथ अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो एक बेटर रिसर्च कैरी आउट करने में। इसके साथ साथ इनहेंस्ड रिसर्च क्वालिटी। रिसर्च कैरी आउट करने के लिए आपको चाहिए ऑथेंटिक डेटा, आपको चाहिए ऑथेंटिक रिसोर्सेज। ये वही ऑथेंटिक डेटा और ऑथेंटिक रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करवाएगी। इसके साथ साथ कॉस्ट सेविंग, जैसा अभी मैंने मेंशन किया था कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर ये रिसर्च पेपर्स या रिसर्च जर्नल्स एक्सेस करते हैं तो उसके लिए काफी रिसोर्स आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। एक एक ई बुक अगर आप परचेज करने जाते हैं हायर एजुकेशन में तो कहीं कहीं 1000 रुपए की आती है। एक एक जर्नल, एक एक रिसर्च पेपर कहीं 1000 रुपए का कई बार पड़ता है। तो एक बच्चा कितना इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं। लेकिन अब ये फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट जो है गवर्नमेंट रिमूव करने वाली है इस इनिशिएटिव के थ्रू। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स विल नो लॉन्गर नीड टू पे
फॉर एक्सपेंसिव जर्नल सब्सक्रिप्शन और रिलाय ऑन लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। अगर आपके पास आपके इंस्टीट्यूशन में फिजिकली कम बुक्स भी अवेलेबल है, कम रिसर्च पेपर्स है, जर्नल्स अवेलेबल नहीं भी हैं, तो भी आपके लिए ई बुक्स, जर्नल्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स जो पब्लिश किए गए हैं इन प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन हाउसेस के द्वारा, वो सब एक्सेसिबल होंगे एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। तो वो हमारे यहां जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, अलग अलग रिसर्च फील्ड्स, उनमें कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी वो जनरेट करेगा, जो बहुत जरूरी है अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कैरी आउट करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कोई पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, जर्नल पब्लिश करना चाहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडियन एकेडमिशिया, उन पर क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। सो रिसर्च आउटपुट में ग्रोथ होगी। अगर रिसर्च आउटपुट में ग्रोथ होती है तो अल्टीमेटली जहां से हमने शुरू की थी बात, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की ग्लोबल लेवल पर जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो टॉप 200 या टॉप 300 यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में नहीं आ पाते। बहुत सिलेक्टिव इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 200 या टॉप 300 में अपना प्लेस बना पाती हैं, और उसके पीछे कारण यही है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, जो पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, वो ज्यादा पब्लिश नहीं किए जाते। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, और गवर्नमेंट उसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वो भी ज्यादा रिसर्च की फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही। बट अब जब ये सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा तो यहां पर जो नंबर ऑफ पेपर्स बीइंग पब्लिश्ड बाय सिंगल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वो बढ़ेगा, और उसके बढ़ने की वजह से जब रिसर्च आउटपुट बढ़ेगा, नंबर ऑफ पेपर्स बीइंग पब्लिश्ड वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जो है वो भी इंप्रूव होगी ग्लोबल रैंकिंग प्लेटफॉर्म्स पर। इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ग्लोबल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज। इंडियन यूनिवर्सिटीज जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेट कर पाएंगे। वो कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बढ़ेंगी, विच इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबली। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे, जिनका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे हम इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बना पाए। सबसे पहला है टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आपको एक सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट करना है, उस सेंट्रलाइज डेटाबेस का मेंटेनेंस है, इसके साथ साथ उसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करनी है। और वो एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने के लिए जो नेशनल या स्टेट लेवल की पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी आपको टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो इंश्योरिंग रोबस्ट एंड रिलायबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन स्पेशली इन रिमोट एरियाज। अब अगर आप बात करते हैं टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की, वहां पर जाकर अगर आप देखेंगे तो वहां जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, वहां पर कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी तक नहीं होती। तो आप सोचिए ऐसी यूनिवर्सिटीज या फिर ऐसे कॉलेजेस जो हैं, इनकी इस सेंट्रलाइज डेटाबेस को लेकर एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना, दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी लेकर आना। इन छोटे छोटे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो इतने डिजिटली लिटरेट नहीं हैं, तो वहां तक डिजिटल लिटरेसी लेकर जाना, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। तो एक वो प्रॉब्लम आने वाली है। इसके साथ साथ यूजर ट्रेनिंग, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब अगर आप सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसी जो मेट्रो सिटीज हैं, अगर आप केवल उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपको यह लगेगा कि नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पर रहने वाले लोग या यहां पर जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में एनरोल करते हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन जो रिसोर्सेज मिल रही हैं, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है उन चीजों की। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हाँ, आपको दिखाई देगा कि ऐसा कोई चैलेंज आना नहीं चाहिए। बट आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, छोटे छोटे शहरों की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि हमारा एम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तक भी इसे एक्सपैंड करना है, वहां पर जो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं
और वहां पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें डिजिटल लिटरेसी को लेकर ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्यादा इसे एक्सेस करना नहीं आता, तो उनको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसे ही रिसर्च स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उनको आपको डिजिटल नॉलेज जो है, डिजिटल लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो इसे ज्यादा बेटर एक्सेस कर पाएंगे और इसको यूज कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, दैट इज कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग। Navigating the complex landscape of international copyright laws and licensing agreements for such a large scale project will require careful management। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि पब्लिकेशन हाउसेस कॉपीराइट क्लेम कर दे, लाइसेंस इंफ्रिंजमेंट का केस कर दे, तो उसको भी मैनेज करना है, उसको लेकर भी एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो उसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी टू मेक दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस। तो वो भी एक ड्रॉबैक या एक चैलेंज होने वाला है। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इस प्रोजेक्ट को अगले 3 साल तक तो चलाया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किए गए। फर्स्ट फेज में जो हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है नेशनल और स्टेट लेवल पर, उनके लिए इसे एक्सेसिबल बनाया जाएगा। बट बियॉन्ड दैट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसके साथ जोड़ना, उनके लिए इसे एक्सेसिबल बनाना। उसके बाद इंडिया में जितने शहर हैं वहां पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो या उससे नीचे की तरफ पढ़ रहे हो, उन सबके लिए इसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना, दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। तो इनिशियल फेज में इसे रन करना वो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होगा, और जब इसको एक्सपैंड करना होगा नेशन वाइड, ना केवल हायर एजुकेशन बल्कि और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक भी इसको लेकर जाना होगा, तो वो एक्सपेंशन इज गोइंग टू बी अ चैलेंज इन इटसेल्फ। क्योंकि ऊपर हमने देखा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या गवर्नमेंट उतना इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, सस्टेन कर पाएगी, वो भी एक चैलेंज होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री या इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो एक ऐसा इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रही है। काफी ऐसे देश हैं जहां पर ऐसी पब्लिक लाइब्रेरीज, डिजिटल लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जहां पर रिसर्च पेपर्स, रिसर्च जर्नल्स अवेलेबल होते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए, जिससे वो बेटर रिसर्च कैरी आउट कर पाए और अपने पेपर्स जो है वो पब्लिश कर पाए। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो जर्मनी में डील प्रोजेक्ट नाम से एक इनिशिएटिव चलाया जाता है, जहां पर नेशन वाइड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स विद मेजर पब्लिशर्स। तो जर्मनी में जितने भी मेजर पब्लिशर्स हैं, पब्लिकेशन हाउसेस हैं, उनके साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया हुआ है, और उस एग्रीमेंट के थ्रू इन प्लेटफॉर्म्स पर जो भी रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं, वो डील प्रोजेक्ट के अंडर जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए अवेलेबल कराए जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं उरुग्वे की, तो उरुग्वे में नेशनल एक्सेस प्रोग्राम है, जहां पर सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल कराया जाता है। एंड सिमिलरली इंडिया में अब ONOS के नाम से हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, फेज्ड मैनर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक नेशन वाइड डिजिटल लाइब्रेरी उसको क्रिएट करेगी, उसका मेंटेनेंस, एक्सेसिबिलिटी और ट्रेनिंग, ये तीनों चीजें इसी एजेंसी को कंडक्ट करवानी है। तो अगर हम बात करते हैं इनफ्लिबनेट की, तो यहां पर इसका क्या रोल होने वाला है? तो सबसे पहले इट इज गोइंग टू बी अ नोडल एजेंसी। इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसी को दी गई है। तो यहां पर इट इज गोइंग टू सर्व एज अ नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग दिस प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे क्रिएट करना है। सो डेवलप एंड मेंटेन द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग सब्सक्राइब्ड रिसोर्सेज। इसके साथ साथ यूजर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल कराना है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल यूजर्स। तो ओवरऑल एक डेटाबेस क्रिएट करना, उसकी एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना, इसके साथ साथ यूजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि कैसे वो इसे एक्सेस कर सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए या अपनी पब्लिकेशन के लिए। वो सारी जिम्मेदारी इस एक एजेंसी को दी गई है, इनफ्लिबनेट को। सो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं
दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्यों इंडिया में इतनी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद जो ग्लोबल रैंकिंग्स आती है, जैसे क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग, वहां पर इंडियन यूनिवर्सिटीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, क्या बड़े रीजंस हैं? तो वहां पर एक सबसे बड़ा कारण जो बताया जाता है वो रिसर्च ही है। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव अगर इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से लागू किया गया, क्योंकि ग्लोबल लेवल के जो रिसर्च पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, वो अवेलेबल होंगे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ई बुक्स अवेलेबल होंगी। तो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज गोइंग टू इंप्रूव, एक्सेसिबिलिटी टू दीज रिसोर्सेज इज गोइंग टू इंप्रूव, जो अल्टीमेटली इंडिया में रिसर्च को प्रमोट करेगा, जो अल्टीमेटली इंडिया में नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स दैट आर बीइंग पब्लिश्ड उसको इंप्रूव करेगा, और ग्लोबल लेवल पर जो इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है उसको इंप्रूव करेगा। अल्टीमेटली इन द कमिंग ईयर्स हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले 5-10 सालों में इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप 100 और टॉप 50 में भी नजर आने लग जाएंगी इफ दिस प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली इन अ डेडिकेटेड मैनर। तो यहां पर रिसर्च आउटपुट बढ़ने वाला है, इसके साथ साथ साइटेशन रेट्स बढ़ जाएंगे, ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा, एंड फाइनली इंप्रूव्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। और हमारा असली एम यही है कि हम हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर पाए, हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स को इंडिया में रोक पाए। जो ब्रेन ड्रेन होता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, वो ब्रेन ड्रेन रिड्यूस हो जाए, और जो बेस्ट ऑफ टैलेंट्स है वो इंडिया में ही रहकर रिसर्च कैरी आउट करें। सो आई होप आपको इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है, कैसे गवर्नमेंट इसे लागू करने वाली है, क्या क्या चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, कौन सी एजेंसी क्रिएट की गई है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द पिक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, वो सारी चीजें सामने आई। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसके साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं। एंड अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे दोबारा एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।